हेलो एंड वेलकम टू इग्नू बी ए पी एस एच। आज हम बी पी एच 174 का यूनिट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हम बचे हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को कवर करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की बात की थी। आज हम बचे हुए 9 डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है एस डी जी 9, जिसका टाइटल है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स में हम इंडिया का पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए इंडिया क्या क्या कर रहा है, हमें इंडिया सेंट्रिक अप्रोच से यहाँ हमें बताया गया है। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो इंडिया कंसिडर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एज एन इफेक्टिव मीन्स थ्रू विच हायर प्रोस्पेरिटी इज अचीव्ड विद मिनिमम इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो इंडिया ये कंसिडर करता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ताकि उसकी प्रोस्पेरिटी बढ़ सके और इसका इम्पैक्ट कम से कम हो इन्वायरमेंट पे। उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इनोवेशन और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेनेबल तरीके से चलाना चाहिए, जिसमें इंडिया का सबसे पहला ईज ऑफ रिफॉर्म आया है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म्स, जिसमें 7,000 से ज़्यादा रिफॉर्म्स को लाया गया है ताकि गवर्नमेंटल प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया जा सके, जिससे टाइम सेव हो, कॉस्ट सेव हो और बिजनेसेस पे बर्डन भी कम पड़े। इसी वजह से इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक 79th आया है। पहले 79 था, अब 63rd रैंक आई है 2019 के डेटा के हिसाब से। नेक्स्ट आता है डिजाइन एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। द शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज इंक्रीज्ड बाय 11% in 2018 to 3.52% in 2015-16। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें प्रॉपर रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है कि कौन कौन से ऐसे मीन्स हैं जिनको यूज़ करके हम अच्छे से डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर कम से कम पड़े। इसी वजह से 2017-80 का डेटा अगर हम उठा के देखें तो आर एन डी पे इंडिया ने 11% का इंक्रीज किया है। वहीं 2015-16 का डेटा में इसकी जो आर एन डी है वो सिर्फ 3.52% ही रहती है। इंडिया एक्टिवली इंगेज्ड है आर एन डी कॉपरेशन में 44 कंट्रियों के साथ। नेक्स्ट आता है स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब इंडिया में हर जगह में स्टार्टअप देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्टअप्स एक इनोवेटिव और अनटेस्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं, जो कि यूज़फुल होती हैं टाइम के साथ साथ। इनको अच्छे से सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, इनको नर्चर करने के लिए इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, हमने ऊपर भी देखा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको यहाँ पर हम इंटीग्रेट करके यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कि स्टार्टअप्स जो भी कर रहा है उसको प्रॉपर वे में गाइडेंस मिले कि कैसे उसे आगे जाकर काम करना है। ठीक है, इसीलिए इंडिया ने आगे जाकर इसके लिए स्टेप्स लिए हैं ताकि जो नए नए स्टार्टअप्स निकल के आ रहे हैं उनको एक्सेलरेट वो कर सकें। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इन सभी को करने के लिए हमें इंडस्ट्रीज का सेटअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसी भी इकोनॉमी के लिए ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को देखते हुए इंडिया ने भारतमाला प्रोग्राम को बिल्ड किया है। ठीक है, लॉन्च किया है, इसमें रोड्स, कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हमारी बढ़ सके। ठीक है, मतलब भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर हमें रोड्स बनानी है ताकि कनेक्टिविटी हमारी बढ़े। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की। तो इसी को देखते हुए भारतमाला प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, और 17 किलोमीटर पर डे की यहाँ पर प्रोग्रेस देखी जाती है। मतलब एक दिन में 17 किलोमीटर की एक रोड या हाईवे जो भी है उसको बनाया जाता है। जहाँ पर 17 किलोमीटर 2014 और 15 तक बनाया जा रहा था, वहीं अब इसका नंबर बढ़कर 29.7 किलोमीटर्स पर डे आ चुका है 2018 से 19 तक। मतलब हमें अब इसमें इंक्रीज देखा जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज हम इसमें देख सकते हैं। और कैपेसिटी हैंडलिंग हैंडलिंग के अगर हम इंक्रीज देखें तो 13 मेजर पोर्ट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, जिसमें 89% का इंक्रीज देखा गया है। लास्ट आता है टेलीकम्युनिकेशंस। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज फर्स्ट ग्रेड कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग
और इंटरनेट स्पीड के रिगार्डिंग इंडिया ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं, ठीक है। इंडिया ने 5G को लॉन्च कर दिया है ताकि इसके जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छे से वर्क कर सकें, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई डिसकनेक्ट ना हो हमें बिजनेस को करने में। 10th गोल आता है हमारे पास रिड्यूस्ड इनक्वालिटीज, ठीक है। SDG 10 इसका एम है कि सभी डायमेंशंस में, भले ही वो इनकम हो, जेंडर हो, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, इन सभी डायमेंशंस में हमें इनक्वालिटी को रिड्यूस करना है, ठीक है। इट ड्राइव्स कंट्रीज टू हैव एनहेंस्ड रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज इन डिसीजन मेकिंग। अब इसमें होता क्या है कि कोई ऐसी कंट्री है जो कि लीस्ट डेवलप्ड है, ठीक है, और एक ऐसी कंट्री है जो कि डेवलप्ड कंट्री है, तो इंटरनेशनली डेवलप्ड कंट्रीज की बातें ज़्यादा सुनी जाती हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को साइड पर रखा जाता है, उन्हें नेगलेक्ट किया जाता है, उन्हें अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 10 जो है उसका ये एम है कि हमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेशन को एनहेंस करना है, डिसीजन मेकिंग में उन्हें इन्वॉल्व कराना है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में। इसी को देखते हुए इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी इनक्वालिटी हो, ठीक है, उसे हम यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकें। पर अभी की रियलिटी ये है कि हम टारगेट को अचीव नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ठीक है, SDG 10 को अचीव करने के लिए, जैसे कि प्रोमोटिंग इनकम ग्रोथ। अब इनकम जनरेशन होती है तो जो वल्नरेबल सेक्शन होता है सोसाइटी का, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा क्लोजर मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है, सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबिलिटी होती है वो इन सभी पिछड़े हुए सेक्शंस की होती है। इसी को इंश्योर करने के लिए, ठीक है, मनरेगा नाम की एक स्कीम लाई गई है, ठीक है, जिसमें एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरीज हैं जिनको कैश डिपॉजिट कराए जाते हैं इनके बैंक अकाउंट्स में, ठीक है, थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम बेस्ड ऑन आधार। अब सबको आधार नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं जिनका लिंकेज होता है बैंक के अकाउंट के साथ। अब बैंक के अकाउंट में आधार के लिंकेज पे यहाँ पर इन्हें पैसे भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड आउटकम्स। तो हमें यहाँ पर एक डिक्रीज देखने को मिला है ड्रॉप आउट रेट्स में, ठीक है, जहाँ पर जो लोग हैं वो स्कूलों से कम अब ड्रॉप आउट ले रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप कम कर रहे हैं स्कूल्स, ठीक है। जेंडर डिस्पैरिटी में भी हमें डिक्रीज देखने को मिला है, जिससे जेंडर डिस्पैरिटी इंडेक्स में हमें इम्पैक्ट देखा गया है। एजुकेशन फॉर ऑल नाम की एक स्कीम है इंडिया में, ठीक है, जिससे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको दी जा रही है रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और जेंडर। कास्ट और जेंडर को ध्यान में ना रखते हुए सभी तरीके की अपॉर्चुनिटीज लोगों को दी जा रही हैं इंडिया के द्वारा। अब नेक्स्ट आता है डिजाइनिंग स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे लॉन्च किए गए हैं इंडिया की तरफ से जो कि जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनमें इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करेंगे, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो गर्ल चाइल्ड होती हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन के लिए कहीं भी भेजा नहीं जाता था, इस स्कीम के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए अब गर्ल चाइल्ड को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन दी जा रही है। जेंडर के बेसिस पर अब किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा जा रहा है अगर हम एजुकेशन की बात करें। नेक्स्ट, सपोर्ट और ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, विमेन को स्पेशली एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के जरिए, ठीक है। और दीन दयाल डिसेबल रिहैबिलिटेशन स्कीम जो है उसमें भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है जिनके पास डिसेबिलिटीज़ हैं, जो PWD हैं। नेक्स्ट आता है सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स। अब सोशल प्रोटेक्शन में हमें हेल्थ, एजुकेशन और सभी तरह के की पेंशन्स जो होती हैं उन्हें यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए वल्नरेबल सेक्शंस को, और इंडिया ये कर भी रहा है थ्रू मैनी स्कीम्स, जैसे कि जनधन योजना हो गई, जहाँ पर ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए हैं और वहाँ पर कैश डिपॉजिट भी करे जाते हैं लोगों के लिए। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब जो नंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इंडिया में वो इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। अब इससे हो क्या रहा है कि इसमें ज़्यादातर विमेन आ रही हैं, वो भी रूरल एरियाज़ की। रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि विमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलती नहीं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए कुछ लोग रूरल जो वीमेन होती हैं वो एक साथ आकर एक ग्रुप बनाती है और कुछ काम करती हैं। तो इससे होता क्या है, उनका मोबिलाइजेशन होता है,
ऑन्टरप्रेन्योरशिप उनकी अच्छी होती है, ठीक है, और एसडीजीज के बेस पर वो अपनी इनकम भी जनरेट कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है प्रोमोटिंग सस्टेनेबल माइग्रेशन एंड माइग्रेंट फ्रेंडली सपोर्ट सिस्टम। तो लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड जो हमें गैप देखने को मिलता है वो यहाँ पर डिक्रीज हम देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स जो थे कोविड 19 के पेंडेमिक में हमने देखा होगा कि बहुत सारे जो माइग्रेंट्स होते हैं वो दूर दूर स्टेट्स में जाकर काम करते हैं ताकि अपने घर की वो पैसे की नीड्स पूरी कर सकें। और कोविड 19 के बाद हुआ क्या कि अनसर्टेनिटीज मार्केट में बढ़ने लग गई, ठीक है, तो इससे बचना चाहिए और सस्टेनेबल माइग्रेशन को हमें प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट गोल आता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वे बहुत सारी स्कीम्स के जरिए सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की जो पहल है वो चालू कर रही है, ठीक है, जिसका काम है कैपेसिटीज को डेवलप करना, ठीक है, और सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ इंटीग्रेटेड वे में यहाँ पर डेवलपमेंट को अचीव करना। अब इसमें होगा क्या कि बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पर लाई गई हैं, जैसे कि हाउसिंग फॉर ऑल, जैसे कि एक प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें अर्बन हाउसिंग यहाँ पर दी जा रही है। इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जो स्लम एरियाज हैं वहाँ पर डेवलपमेंट देखा जा रहा है, लोगों को पक्के घर दिए जा रहे हैं, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम दी जा रही है प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके। और ईयर 2019 और 20 का डेटा देखें तो जो डिमांड थी 11.2 मिलियन हाउसिंग की थी और अभी तक हम 3.2 मिलियन हाउसेज को कंप्लीट करके लोगों को दे भी चुके हैं। तो ये एक अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की जिससे हम हाउसिंग फॉर ऑल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन एंड मोबिलिटी। द नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी फोकसेस ऑन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। अब जो हमारी नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है वो ये फोकस करती है कि सस्टेनेबल तरीके से हम कैसे लोगों को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है, विथ नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट इनोवेशन। मतलब नॉन मोटराइज मतलब जो पेट्रोल से, डीजल से, ठीक है, किसी भी तरह के फॉसिल फ्यूल से ना चलकर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड चले, सीएनजी बेस्ड चले, तो इन सभी पे यहाँ पर काम किया जा रहा है। कुछ सिलेक्टेड सिटीज में इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट गोल आता है गोल नंबर 12, जो कि है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, ग्रीन एम्प्लॉयमेंट, इक्विटेबल एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ आर इंटीग्रल टू सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूज करना, ग्रीन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इक्विटेबल एक्सेस देना बेसिक सर्विसेज। अब बेसिक सर्विसेज में क्या क्या जाता है, एजुकेशन, फूड, शेल्टर, ठीक है, हाउसिंग, तो ये सब आ जाता है। अब इससे होता क्या है कि ये सब इंटीग्रेटेड होते हैं एक तरीके से। इन सभी को अगर हम इंटीग्रेट करके अचीव करने की कोशिश करेंगे तो हम अच्छे से सस्टेनेबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन को देख सकते हैं। इंडिया ने 10 ईयर फ्रेमवर्क के जरिए इसको सपोर्ट किया है, जो कि प्रोग्राम है इसका सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है, 10 ईयर FYP। इसके कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो कि हम देखते हैं। सबसे पहला आता है सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स। अब इन सभी प्रोग्राम्स में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए गए हैं जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड्स, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इन सभी स्कीम्स के जरिए यहाँ पर हम सस्टेनेबल तरीके से, ठीक है, कंजप्शन और प्रोडक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइमेट कार्ड, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसोर्स एफिशिएंसी। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है मटेरियल्स का, ठीक है, और रिसोर्सेज का। तो इन सभी के लिए हमें क्या करना चाहिए कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये रिसोर्स जो होते हैं हमारे पास वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें तो इनसे डाइवर्स करके हमें अब रिन्यूएबल सोर्सेज पर जाना चाहिए। और इन सभी को देखते हुए नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी जो है वो चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी देती है, जो कि हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ वर्जिन प्रोडक्ट्स, हाई मटेरियल प्रोडक्टिविटी विद एफिशिएंट सर्कुलर अप्रोचेस, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए इन सभी जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग्स। तो ग्रीन बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें इंडिया की रैंकिंग थर्ड है 2018 के हिसाब से। ठीक है। अब इससे होता है कि सस्टेनेबल ग्रीन बिल्डिंग का मतलब कि किसी भी तरीके के कोई इन्वायरमेंट को हार्म ना करते हुए हम अपने बिल्डिंग्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। और इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने ग्रीन रेटिंग फॉर हैबिटेट असेसमेंट नाम के एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसका एम है कि जो भी इंसान जो है वो स्ट्रक्चर बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो उसको रेट करें। ठीक है। कि कितना उसने पेड़ काटे हैं, ठीक है, किस तरीके का इन्वायरमेंट उसने हार्म किया है, तो इन सभी के लिए यहाँ पर इसको लिया गया है। नेक्स्ट आता है पब्लिक रिक्रूटमेंट। ठीक है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैव एम्प्लॉयड इन्वायरमेंटल एनर्जी एफिशिएंसी क्राइटेरिया। अब इसमें क्या है कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उसमें इन्वायरमेंटल एनर्जी एफिशिएंसी को एम्प्लॉय किया है, ताकि जो प्रोक्योरमेंट के डिसीजंस हैं, ठीक है, वो आसानी से लिए जा सके। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल टूरिज्म। 2019 का अगर हम देखें तो 8.1% जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमें टूरिज्म से मिला। हाउएवर 2020 और 21 का डेटा देखें तो पेंडेमिक ईयर्स ये रहे। इसकी वजह से जो टूरिज्म है वो ठप रहा बिल्कुल ही। तो इंडिया अभी भी ऑपरेशनलाइज करता है सस्टेनेबल टूरिज्म को। ठीक है। जिसमें टूर ऑपरेटर्स आते हैं, एकोमोडेशन बीचेस आते हैं, ठीक है, बैक वाटर्स, लेक्स और रिवर्स, इन सभी पर सस्टेनेबल तरीके से जो टूरिज्म है वो यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। तो इंडिया ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जारी किया है। प्रिकॉशन पॉल्यूटर पेज के लिए, मतलब पॉल्यूटर पेज का मतलब जो पॉल्यूट कर रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ को, तो वो उसके लिए पे करेगा। इन सभी के मैनेजमेंट पे यहाँ पर ये चलता है। ठीक है। जैसे हम अब हमारे यहाँ क्या आता है, कूड़ा लेने के लिए लोग आते हैं, तो कूड़ा लेने के लिए लोग आते हैं तो हम उनको पे भी करते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13, जिसका है एक्शन, क्लाइमेट एक्शन। तो इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में आता है जो कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में यहाँ पर लो लेवल्स ऑफ पर कैपिटा एमिशंस में देखा जाता है। ठीक है। इसका मतलब जो है कि टॉप 10 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि कम एमिशन करती हैं कुछ गैसेस का। ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन वगैरह हो गया, इन सभी का कम जो एमिशन करती हैं उसमें इंडिया जो है वो टॉप 10 में आता है। तो ये सभी हमें दे रखे हैं कि किसकी वजह से मेजर्स लिए गए हैं इंडिया की, जैसे कि फुलफिलिंग ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना, क्लीन एनर्जी को जनरेट करना, एमिशन को रिड्यूस करना, और डिजास्टर रिस्क मैन रिडक्शन है उसको यहाँ पर इम्प्रूव करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है लाइफ बिलो वाटर। ठीक है। तो इंडिया रेगुलरली मॉनिटर करता है, ठीक है, कि सी कार्गो से वाटर में कितना पॉल्यूशन हो रहा है, ऑयल से कितना पॉल्यूशन हो रहा है, सीवेज हो गया, गार्बेज हो गया, इन सभी से कितना पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पर हमें बताया जाता है। तो इन सभी को कॉम्बैट करने के लिए कुछ एफर्ट्स भी लिए जा रहे हैं, जैसे कि मरीन पॉल्यूशन को कंटेन करके रखना, ठीक है, मैंग्रोव्स को कंजर्व करके रखना, कोरल रीफ्स को कंजर्व करके रखना, मरीन और कोस्टल इन्वायरमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, सस्टेनेबल मरीन फिशिंग को प्रमोट करना। तो ये सब स्टेप जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पर ले रही है। नेक्स्ट गोल आता है लाइफ ऑन लैंड। ठीक है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है उसका फोकस है कि हर तरीके की जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, उन सभी को कम करना। तो गवर्नमेंट ने 3 तरह की स्ट्रेटजीज ली हैं कंजर्वेशन, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट को करने के लिए, जैसे कि फॉरेस्ट को मैनेज करके रखना, ठीक है, वेटलैंड्स को कंजर्व करके रखना, वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करके रखना, अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, डाइवर्सिफिकेशन को कॉम्बैट करना, और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना। अगर इस रैंकिंग के बेसिस पे देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 15 है लाइफ ऑन लैंड, इसकी रैंकिंग इंडिया में 66 रैंक है। ठीक है। 66 रैंक पर इंडिया आता है। एस डी जी जो इंडेक्स है। नेक्स्ट गोल आता है पीस, इंजस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। अब जो 16 गोल है वो फोकस करता है प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। अब पीसफुल ही क्यों? क्योंकि अगर हर जगह दंगे होंगे, ठीक है,
रिप्रेजेंटेशन लोगों को नहीं मिलेगा तो एक तरीके का इनजस्टिस पैदा हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस के गोल को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ताकि हर किसी को यहाँ पर जस्टिस मिल सके, इफेक्टिव वे में हम काम कर सकें, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, तो ताकि अच्छे से स्मूथली वर्क कर सकें। इंडिया वर्क कर रहा है इसमें भी, जैसे कि वायलेंस को रिड्यूस करना, जस्टिस को एक्सेस देना, अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस का होना, गवर्नमेंट्स के गवर्नेंस में एथिक्स को इंक्लूड करना और लीगल आइडेंटिटी देना हर किसी की। 16th गोल की रैंकिंग देखें तो इंडिया 72nd नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में। 17th गोल आता है हमारा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो इंडिया हर तरीके के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप भी कर रहा है। ठीक है, हमने ऊपर देखा था कि 44 कंट्रीज के साथ इंडिया अभी भी लगा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ये अचीव करने के लिए। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि मेन फोकस एरियाज हैं इसके, जैसे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को इम्प्रूव करना, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना, क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप से ही अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। साउथ साउथ कॉपरेशन मतलब जो इंडिया है उसके अगल बगल के जितने भी नेशंस हैं उनको स्ट्रेंथ देना, साथ मिलकर आना। ठीक है, कोलिशन बेस्ड अप्रोच अपनाना मतलब दो चार देश अगल बगल के एक साथ आएं और काम करें, डेटा मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करना। तो ये सभी होते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये होता है हमारा यूनिट नंबर 4 खत्म। थैंक यू सो मच।